वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 फरवरी 2022 और 1 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो के प्रश्न पर जाने से पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल मिलाकर 16 जवानों को इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो कि 2022 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर इसका आपको राइट आंसर याद रखना है, 16 जवानों को या फिर कह सकते हैं पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई के तहत उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये एक से अधिक विकल्प इसका सही है। आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। ये तीनों विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट और एमएसईटी के विद्वत परिषद द्वारा आयोजित समारोह में डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर चंद्रमा सिंह को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना ये तीनों इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है, डिटेल जानकारी यहाँ पर आगे के 2 पॉइंट में लिखा गया है। हमने पे अगला पॉइंट लिखा कि अनिल कुमार सिन्हा को वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में चंपारण के थारू परिक्षेत्र में मेडिसिनल पौधे पर विशेष शोध कार्य के लिए दिया गया है। जबकि अन्य 2 की अगर बात करें तो डॉक्टर चंद्रमा सिंह को जंतु विज्ञान के क्षेत्र में विशेष शोध और डॉक्टर किरण बाला को नेपाल वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर तीनों का कार्य क्षेत्र याद रखना है। इन्हीं क्षेत्र में कह सकते हैं उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये तीनों नाम आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है या फिर बिहार के किस जिले के निवासी हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि गया की प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा बनर्जी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको इनका नाम ध्यान रखना, इनका नाम है प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा बनर्जी। अगले पॉइंट में हमने लिखा कि प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा बनर्जी मगध विश्वविद्यालय फिर मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रह चुकी है और वर्तमान में वे नवी मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बात आई है शिक्षक पुरस्कार की, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, आप लोग से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हालांकि ये पॉइंट मेरा बताया हुआ पॉइंट है। यहाँ पर 2 चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे, एक तो होगा राजकीय शिक्षक पुरस्कार, दूसरा होगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अगर हम राजकीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो बिहार में इस वर्ष 2021 में, इस वर्ष नहीं बल्कि पिछले वर्ष 2021 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार के अंतर्गत कुल 20 शिक्षकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार से 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जबकि अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो 2 शिक्षकों को कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है, आप लोगों को आई होप की याद होगा। अगला होगा यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो बातें कही गई है उसके आधार पर यह प्रश्न बना है कि बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है खाद्य वितरण के मामले में। आपको बता दो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया जिला। इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी हमने साइड में लिखा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 6 माह से बिहार का पूर्णिया जिला खाद्य वितरण के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त करता आ रहा है। इस आधार पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि दिसंबर 2021 तक 95.32% खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जो कि राज्य में खाद्यान्न वितरण के मामले में शीर्ष पर है। ये आंकड़े बताता है कि पूर्णिया में सबसे अधिक खाद्यान्न वितरण हुआ है।
और इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पूर्णिया जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं में कुल 3,10,912 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पूर्णिया की बात है तो एक प्रश्न में आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में उद्यमी पार्क बनाए जाने की जो घोषणा की गई थी, ये पूर्णिया जिले में की गई थी। आपको ध्यान रखना, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं, इनमें से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार है। तो इसके अंतर्गत पूर्णिया प्रमंडल में उद्यमी पार्क यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क के निर्माण की घोषणा की गई थी। और एक पॉइंट ये भी ध्यान कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत अररिया जिले में कह सकते हैं बिहार का दूसरा चिड़ियाघर और साथ साथ बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तमाम चीजें मैंने आपको रेगुलर बताया है, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि सभी पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, डेली बेसिस पे यहाँ से आप लोग नोटबुक बनाइए और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और वैसे छात्र जो यहाँ पर कर सकते हैं डेली बेसिस पर नोट नहीं तैयार कर सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए एक सुविधा यह है कि बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप मेंबरशिप लेने के बाद हमारे सारे मटेरियल को डेली बेसिस पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आपको ध्यान रखना, यह वर्चुअली आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है कि वर्चुअल सम्मेलन में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया है। और इस सम्मेलन में भारत और मध्य एशियाई देशों के संबंधों को और गहरा बनाने पर चर्चा की गई। इसी को ध्यान देते हुए भी हाल ही में ये कह सकते हैं ये पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जो कि आपको ध्यान रखना इसकी मेजबानी की है किसने? नरेंद्र मोदी ने। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, ये पहला सम्मेलन था, मतलब कह सकते हैं इसका पहला संस्करण था भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा की राजधानी बल्कि नहीं, उड़ीसा के एक शहर कटक में इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ओडिशा ओपन बैडमिंटन का पहला जो संस्करण है ये कह सकते हैं कटक में शुरू हुआ है। यहाँ पर हमने साइड में इसकी डिटेल जानकारी को लिखा है, बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले हैं। आपको बता दूं कि ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 25 जनवरी 2022 को जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में किया गया और इस टूर्नामेंट में 17 देशों के करीब 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन ओडिशा खेल और युवा सेवा विभाग, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारे मतलब संस्था के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि ओडिशा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का आयोजन किया गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर ओडिशा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो ओडिशा से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड किया है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो कि आपको ध्यान रखना कि 100% यानी कि 100% कोविड-19 टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बना था। इसकी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजाति पाई गई है। भारत में अमूमन मगरमच्छ की 3 प्रजाति पाई जाती है, जो कि आपको ध्यान रखना ये तीनों प्रजाति यहाँ पर ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बना है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, सारे के सारे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला होगा हमारा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? किस राज्य को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरला। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केरल में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है। आपको ध्यान रखना, राइट आंसर है केरल। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और लिखा गया, केरल बर्ड्स एटलस यानी कि केरल पक्षी एटलस के को व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया था और साथ साथ केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। और एक पॉइंट यह है कि केरल अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, खास करके बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जाम, तो यहाँ पर आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और इस सीरीज के अंतर्गत के सारे PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं और भी कई सारे नोट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं।
चलिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा आज का 7वां प्रश्न है कि हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया है? CHIRU 2022। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त रूप से किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान। यहाँ पर हमने साइड में कुछ पॉइंट को डिटेल में लिखा है, आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये पॉइंट है कि हाल ही में रूस, चीन और ईरान की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया है और हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इन तीनों देशों के बीच कह सकते हैं रूस, चीन और ईरान के बीच ये कह सकते हैं संयुक्त रूप से ये नौसैनिक अभ्यास किया गया और इस अभ्यास में नौसेनाओं ने विभिन्न रणनीतिक और संचालन का अभ्यास किया, जैसे कि जले हुए जहाजों को बचाना, अपहृत जहाजों को बचाना, लक्ष्य पर निशानेबाजी, हवाई स्थलों पर रात में निशानेबाजी और ड्रिल के एक भाग के रूप में अन्य सामरिक युद्धाभ्यास इत्यादि। मतलब इन सारे विषयों पे कह सकते हैं यहाँ पर अभ्यास किया गया, इसका संचालन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर इस युद्ध के बारे में या फिर कह सकते हैं इस युद्धाभ्यास के बारे में कुछ पॉइंट और लिखा है कि इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ साथ 60 से अधिक विमानों ने भाग लिया था। तो ये भी ध्यान रखिए। चीरू 2022 का जो आयोजन हुआ संयुक्त रूप से इसमें रूस, चीन और साथ साथ ईरान ने भाग लिया। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं या फिर बनी है? तो बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही बने हैं मिया मोटली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे हमने लिखा है कि हाल ही में मिया मोटली ने पार्टी की जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया, यानी कि दूसरी बार कह सकते हैं बारबाडोस के प्रधानमंत्री बने हैं मिया मोटली। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि वह 2018 से बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है और इस प्रकार ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि वह 2008 में बारबाडोस लेबर पार्टी की नेता बने थे। कुछ पॉइंट इसके अतिरिक्त और भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी चर्चे में, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। वे गणतंत्र प्रणाली के अंतर्गत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पहली प्रधानमंत्री भी है। आपको ध्यान रखना, गणतंत्र प्रणाली के अंतर्गत कह सकते हैं बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पहली प्रधानमंत्री भी है, ये ध्यान रखेगा। हमने यहाँ पे बारबाडोस की चर्चा की है, तो बारबाडोस से रिलेटेड कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हाल ही के दिनों में ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। आपको ध्यान रखना, बारबाडोस इस समय दुनिया की सबसे नया गणराज्य है। आपको ध्यान रखना, ये कह सकते हैं एक द्वीप के रूप में पहले स्थापित था लेकिन खुद को ये स्वतंत्र घोषित किया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये कह सकते हैं इस समय दुनिया का सबसे नया गणराज्य है और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन और यहाँ की जो मुद्रा है यह है बारबाडोस डॉलर, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में या फिर कह सकते हैं किस राज्य में अब बिना पूर्व अनुमति के मुख्यमंत्री भी किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकेंगे? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। अब यहाँ पे माजरा क्या है, कंप्लीट जानकारी हमने इधर साइड में लिखा है। आपको विस्तार से बता दूं कि असम में अब मुख्यमंत्री व मंत्री बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसी भी नई योजना की घोषणा से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यह प्रतिबंध राज्य कैबिनेट द्वारा ही लगाया गया है, जिसके बाद से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असम में अब बिना किसी पूर्व अनुमति के मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री किसी भी नई योजनाओं का कह सकते हैं घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने अगले पॉइंट में लिखा है, इसके साथ ही कैबिनेट ने फैसला लिया है कि असम विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च 2022 से शुरू होगा, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में एयर इंडिया की हिस्सेदारी और प्रबंधन किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा समूह को इसकी हिस्सेदारी और प्रबंधन प्रदान किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी और प्रबंधन टाटा समूह को सौंप दिया गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और है कि टाटा समूह की तरफ से शुरू की गई एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया 69 वर्षों के बाद फिर से इसी औद्योगिक समूह के पास लौट आई है। आपको ध्यान रखना है, टाटा समूह की तरफ से ही इस एयरलाइन कंपनी को शुरू किया गया था, जो कि तकरीबन कह सकते हैं 70 वर्षों के बाद फिर से इसी औद्योगिक समूह के पास यानी कि टाटा समूह के पास वापस आई है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए एयरलाइन की चर्चा भी, तो कल वाले वीडियो में हमने एक पॉइंट आपको बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एयर एशिया से रिलेटेड। यहाँ पर हमने उसकी चर्चा की है कि हाल ही में मलेशिया की एयरलाइन कंपनी एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए करने का फैसला किया है। और ऐसा करने का फैसला क्यों किया गया? क्योंकि कंपनी जो है ये विमानन के अलावे अन्य क्षेत्रों से भी आय अर्जित करना चाहती है, तो इसी क्रम में इसका नाम में परिवर्तन किया गया। ये जानकारी मैंने आपको दिया था। और आपको ध्यान रखना कि एयर एशिया जो है ये मलेशिया की कंपनी है और मलेशिया की जो राजधानी यह है कुआलालंपुर। ये तमाम चीजें मैंने कल आपको बताया था।
अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। अब यहां से मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि वर्तमान समय में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके मंत्री कौन है। चलते अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में डीटीएच कंपनी टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा टाटा प्ले। डीटीएच कंपनी टाटा स्काई ने अब उसका नाम परिवर्तित करते हुए टाटा प्ले कर दिया है। आपको यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में देश की प्रमुख डीटीएच कंपनी टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया है। लगभग 18 वर्षों के बाद टाटा स्काई का नाम बदला गया है, अर्थात डीटीएच कंपनी टाटा स्काई की रीब्रांडिंग की गई। ये आपको ध्यान रखना, और ऐसे में टाटा स्काई को नए नाम कह सकते हैं टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। और इसके साथ ही टाटा प्ले कंपनी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से हाथ मिलाया है, जिससे डीटीएच सर्विस टाटा प्ले यूजर नेटफ्लिक्स का भी लुत्फ उठा पाएंगे। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी चीजें यहाँ पर आप लिखेंगे कोशिश कीजिएगा आप उसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए, और साथ साथ बिहार स्पेशल वाले इस पीडीएफ को जरूर आप लोग परचेज कीजिए। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं दोबारा आपको कहीं से भी कोई भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर जो आपको मटेरियल मिलेगा इनमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए होगा। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और इस सीरीज के अंतर्गत जो आप करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हैं यहाँ पर आपको डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर अपडेट रखा जाएगा। और इसके अलावा संपूर्ण बिहार जीके की तैयारी आपकी हो जाएगी। और भी कई सारे कह सकते हैं नोट्स हैं, टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल यहाँ से आपको मिलेंगे। तो जल्दी से प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो दोनों जगह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।